आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट की सोच से जुड़ी हुई तमाम क्वेरीज को हम शामिल करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं कि आप कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में। तरीका नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके थ्रू आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए। ईमेल कीजिए yourmoney@nw18.com पर। साथ ही #AskAwaz योर मनी लिखकर आप फेसबुक, ट्विटर पर जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है तरीका योर मनी में शामिल होने का। ये शो लाइव भी आप देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर पर, CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर। आज हमारे साथ आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हेमंत जी से सवालों पर तो राय लेंगे ही, और आखिर में उनकी पिक्स भी पूछेंगे कि किन म्यूचुअल फंड्स के साथ एक नया निवेशक अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। लेकिन बिना देरी के फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। और पहले कॉलर सुकुमार हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या गोल्स हैं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मैम। मैं अभी 5 साल हो गए मेरे को म्यूचुअल फंड में जुड़ते हुए, और सुनाई दे रहा है? ओके, हाँ तो मैं अभी इसमें 5 बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ मैं उसमें जो 5 अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ, तो मेरे को ये था कि 15 साल के अंदर मेरे को 1.5 करोड़ का मतलब जो इकट्ठा करना था, तो जिसमें मेरा पोर्टफोलियो भेजा हुआ, और 10,000 का मैं SIP कर रहा हूँ, और भी 4,000 करीब बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे और आगे का क्या है, और इसी पोर्टफोलियो के लिए साथ चल सकता हूँ या फिर कोई चेंजमेंट करना है? ठीक है, तो आपके पास फिलहाल है एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। टोटल SIP जो आपकी 5 सालों से चल रही हैं वो 10,000 रुपए महीना की हैं। आपका गोल है कि आप 13 से 14 साल में 1.5 करोड़ कमाना चाहते हैं, और 4,000 और आप SIP बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हेमंत जी बताइए, आपने पहले तो इनका जो फंड्स चुने हैं, क्या उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें या इनको थोड़े बदलाव की जरूरत है? दूसरा, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है वो कैसे करें, किस फंड में करें, और डेफिनेटली इनका गोल कैसे हासिल होगा, कितना और इन्वेस्टमेंट करना होगा? दीपाली, अगर हम शुरुआत करें इनके टारगेट से, मैंने कहा कि इनको कॉर्पस बनाना है करीब 1.5 करोड़ का। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 13 से 14 साल का समय, अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ से इनके पास 14 साल है इस कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए, तो इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से ये 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चलूं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इनका जो करंट कॉर्पस की जो वैल्यू होगी वो करीब 8 लाख की होगी। अगर हम उसको लेके चलें, और इन्होंने ये भी कहा कि वो 4,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन दोनों को अगर मैं फिर से अगर हम 12% का रिटर्न एज्यूम करके चलें 14 साल के अंदर, तो करीब इनको 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जितना ये कॉर्पस बनाना चाहते हैं और जितना इससे बनेगा उसमें गैप है, उसको पूरा करने के लिए क्योंकि इनके पास समय है, तो तकरीबन इनको 8,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी अगर ये अपना 1.5 करोड़ का टारगेट पूरा करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई कि किस तरीके से इनको अपना टारगेट पूरा करना है। इनके जो फंड्स हैं ब्रॉडली मैं कहूंगा अच्छे फंड्स हैं, तो डेफिनेटली जो भी इनके पास इन्वेस्टमेंट है उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि वो 4,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 2 फंड उनके जो एग्जिस्टिंग फंड है मैं चाहूंगा कि उसी में वो अपना पैसा लगाएं। जैसे एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, वहां पे ये 1,500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कैनरा रोबेको का जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है उसमें अगर वो 2,500 इन्वेस्ट करें, तो इस तरीके से अपनी 4,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जैसा मैंने कहा, इनके 5 फंड जो है वो अच्छे फंड है, तो कोई जरूरत नहीं है कि इनको इस समय पे कोई एडिशनल करें। हाँ, जब वो डिसाइड करें 8,000 रुपए इन्वेस्ट करने का, तब शायद एक फंड चाहे तो वो और इंक्लूड कर सकते हैं, बट अभी के लिए वो फंड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ कंटिन्यू कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ सकती हैं, लेकिन ऑलरेडी आप पहले से कर रहे हैं, तो उस फैक्टर को भी इंक्लूड करके आपको जो टोटल करनी होंगी वो 14,000 के आसपास करनी होंगी। तो आपके टोटल SIP इनफैक्ट अब 14,000 की हो जाएंगी। 4,000 एडिशनल जो आपको निवेश करना है उसके लिए एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अब विलास फोन लाइन पर। विलास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे पास 7 फंड्स हैं जिसमें SIP चल रहा है। तो वो SIPs है कैनरा रोबेको ब्लू चिप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पॉइंट एक्टिव, उसके बाद नास्डैक ब्लू, ICICI नास्डैक 100 एंड टाटा डिजिटल। तो मेरा फंड सिलेक्शन के बारे में एंड मुझे थोड़ा ओपिनियन चाहिए था। या और आप कब से कर रहे हैं ये SIPs? ऑलमोस्ट 3 साल से कर रहे हैं।
since 3 years I am doing. And PGIM mid cap, that is one of the fund. ठीक है, आपके फंड्स की डिटेल्स हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 7 म्यूचुअल फंड्स आपने लिए हुए हैं जिसमें 22,000 की एसआईपी चल रही हैं। तो हेमंत जी, पहले तो जो मौजूदा फंड्स हैं इन पर आपके सजेशंस क्या हैं, और ये 10-12 हजार रुपए की एसआईपी और इंक्रीज करना चाहते हैं, गोल भी आपने सुना 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, तो बताइए इनके पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस। दीपाली, यहाँ पे फिर से अगर हम देखेंगे जिस तरीके के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो करंट कॉर्पस देखें, और जैसा उन्होंने कहा कि 22,000 की इनकी इन्वेस्टमेंट अभी चल रही है, वो 13,000 से और बढ़ा सकते हैं, तो करीब 35,000 कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंसीडर करके चलें फिर से, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, 12% का अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब 1.25 करोड़ का कॉर्पस इनको बनेगा, क्योंकि इनका टारगेट जो है वो करीब 2 करोड़ का है। तो इनको एडिशनल अगर ये चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए तो इनको 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी एडिशनल, इन एडिशन टू ये जो 13,000 बोल रहा है। इनके पास एक और तरीका है, अगर वो चाहे कि 35,000 से ही अपने टारगेट को पूरा करें, तो उनके पास मेरी सजेशन ये होगी कि अगर वो अपना टाइम होराइजन 3 साल से बढ़ा दें, जैसे 12 साल है उसको 15 साल कर दें, तो उसी इन्वेस्टमेंट से अपने कॉर्पस को वो बना पाएंगे। तो इनके पास 2 ऑल्टरनेटिव है, डिपेंडिंग ऑन जो उनके लिए पॉसिबल है उसको करें, ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। इनके फंड्स ब्रॉडली मैं कहूंगा अच्छे हैं, बट एक ही फंड है जैसे टाटा डिजिटल फंड है, काफी अच्छा फंड है मैं कहूंगा आईटी सेक्टर में। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल बिल्ड करना चाहते हैं, तो सेक्टर फंड की मॉनिटरिंग, क्योंकि वो उनमें सिक्लिकल होते हैं और उनको थोड़ा मॉनिटर करना मुश्किल होता है, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड फंड में, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो वो इनके लिए अच्छा होगा। एक तो ये बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में। फिर जैसा इन्होंने कहा कि अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग फंड, क्योंकि बाकी फंड जो है वो ठीक है, उसी में करें, बहुत ज्यादा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड है, उसमें वो ऐड कर सकते हैं। कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड है, पीजीएम का मिड कैप फंड है, और एक जैसा मैंने अभी रिकमेंड किया इनको कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी। तो ये चारों फंड में जो 13,000 जो ऐड करना चाहते हैं वो करें। सिर्फ एक ही बदलाव करना है, और कोई फंड ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सेक्टर फंड को अवॉइड करना चाहिए जब लॉन्ग टर्म गोल, और हेमंत जी ने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि काफी बार सेक्टर फंड साथ ये होता है कि वो चल रहे हैं तो पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, फिर कई सालों तक सेक्टर्स चलते नहीं है। हमने मेटल्स के साथ पास्ट में, रिसेंटली हम आईटी के साथ देख रहे हैं। तो इस तरीके के फंड्स आप अवॉइड करें, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक है, अपने गोल को आप आसानी से हासिल कर सकेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात कही हेमंत जी ने, आपका 12 साल का नजरिया है, अगर 35,000 की एसआईपी आप 12 की जगह 15 सालों में के लिए करेंगे तो भी बहुत आसानी से अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। दीपराज सिंह अगले कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैंने अपना वो भेजा है आपको कि मेरे एक एसआईपी है एक्सिस ब्लू चिप में, और एक क्वांट फंड है 1 टाइम, एक एसबीआई 673 का फंड है 1 टाइम 1 लाख का, और एक कैनरा रोबेको 5,000 की एसआईपी, एक हेलो मेरा एसेट 2,000। आपकी जो एसआईपी चल रही है, एक एक्सिस ब्लू चिप 20,000, कैनरा रोबेको में 5,000, मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500, ये आपकी एसआईपीज हैं। आपने लमसम भी किया हुआ है 1 लाख रुपए क्वांट फ्लेक्सी कैप में, मिरई एसेट टैक्स सेवर में 25,000, और साथ ही एसबीआई की फिक्स मैच्योरिटी प्लान भी आपने लिया हुआ है 372 डेज का, इसमें 1 लाख डाले हैं। यही आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स? जी ठीक है। और आपने ये जो एसआईपीस कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं आप सिंह साहब? ये अभी साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे, ये एक बार पूरी हो गई है एक्सिस ब्लू चिप 3 साल के बाद रिडीम करने के बाद फिर से शुरू किया है 2 महीने से। तो ये मुझे बताइए, ये फिगर्स आपकी सही है? मतलब एक्सिस ब्लू चिप में आप 20,000 रुपए महीना डाल रहे हैं, कैनरा रोबेको में 5,000 महीना, मिरई एसेट में 2,500 महीना? जी हाँ। तो आपने इतना वेरिएशन क्यों चुना कि एक फंड में 20,000, बाकी फंड में 2,500, 5,000? कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, वो सैलरी अकाउंट है, वो वहीं से 20,000 हो गया एक्सिस में, तो बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो बताइए हेमंत जी, इनके पोर्टफोलियो पर सजेशन, लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, एसआईपीस भी कर रहे हैं। एसआईपी में हालांकि
अमाउंट डिसबैलेंस है थोड़ा सा, बाकी आप बताइए कैसी के साथ कंटिन्यू करें या चेंजेस सजेस्ट करेंगे? जी दीपाली, आई थिंक ओवरऑल अगर मैं फंड सिलेक्शन की बात करूं तो फंड सिलेक्शन अच्छा है इनका। वो एग्जिस्टिंग फंड में अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं समझ सकता हूं कि लाइफ की जिस स्टेज पे है वो अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में हो, वो भी अंडरस्टैंडेबल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा अमाउंट प्रोपोर्शनेटली एक्सिस ब्लू चिप में है, बट फॉर्चुनेटली अगेन ये बहुत अच्छा फंड है, इसका पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छा है। और क्योंकि हम लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हैं, ब्लू चिप फंड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हमारा यूनिवर्स जो है वो टॉप 100 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो वहां पे यू कांट रियली गो रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि अगर वो उसमें कंटिन्यू करना भी चाहें तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट देयर इज अ स्कोप वहां पे कि अगर वो चाहें तो एक और फंड ऐड करें, बट वो ना भी करें तो मुझे लगता है वो फंड अच्छा है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इशू ये है कि इनके पास 3 लार्ज कैप फंड है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर है लार्ज कैप में। तो चाहे इनके पास, इन्होंने कहा कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 लाख रुपया लमसम, तो मैं चाहूंगा कि जो इनकी मेरे लार्ज कैप की जो SIP है वो उसको अगर वो क्वांट फ्लेक्सी कैप में कर दें, ताकि मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लेवर बदलेगा पोर्टफोलियो में और एक फ्लेक्सी कैप आएगा, मतलब थोड़े बाकी सेगमेंट के स्टॉक्स भी कहीं एक्सपोजर पोर्टफोलियो में मिलेगा। तो सिर्फ एक ही बदलाव करना है मुझे लगता है। बाकी जैसे मैंने कहा, इनके पास एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान है और बाकी जो फंड है टैक्स सेवर फंड है, बाकी फंड्स अच्छे हैं, उसमें वो बने रह सकते हैं। ओके चलिए, तो अपने फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। आपने जो फंड्स सिलेक्ट किए हैं वो बेहतर हैं, उन्हीं के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मेरे एसेट इमर्जिंग फंड है जिससे आप निकल सकते हैं, और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रेम बिहारी वैश्य हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर 20 साल के अंदर मैं टारगेट को 3 करोड़ रुपए के टारगेट को बनाता हूँ, तो मुझे कितने की शिप करनी पड़ेगी और उसमें कौन कौन से फंड्स होने चाहिए? क्योंकि आपके मैं जो सुनता हूँ उसमें एक हाइब्रिड फंड है, एक आपने फॉरेन एसेट फंड भी दिया था, तो क्या उनको मैं इसमें शामिल कर सकता हूँ और कौन कौन से फंड मैं ले सकता हूँ? जी यही सवाल है। ठीक है, और आपका टारगेट क्या बताया आपने? 3 करोड़ 3 करोड़ 20 इयर्स में। ठीक है, तो बताइए क्या सजेशन है इनके लिए, किन फंड्स के साथ करें शुरुआत और कितना SIP करें, क्या सलाह रहेगी? आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। पहले मैं कहूंगा इनके पास, जैसा उन्होंने कहा कि 20 साल का समय है, टारगेट बहुत क्लियर है, 3 करोड़ का वो टारगेट बनाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका टारगेट काफी बड़ा हो, आप चाहते हो कि एक SIP के द्वारा हम एक बड़ा कॉर्पस बने, तो एसेट क्लास चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 20 साल का समय है, तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट करें, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें। ये बात सही है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है, वोलेटाइल है, बट सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपके पास इतना लंबा समय हो और आप जब एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी है वो इनफैक्ट आपके फेवर में काम करती है, क्योंकि वो आपको एवरेजिंग का फायदा देती है। फिर से क्योंकि इक्विटी फंड्स है, मैं अगर एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलूंगा ताकि हम डिसाइड कर पाए कि कितना पैसा इनको हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं 12% का रिटर्न यहाँ पे लूँ, तो करीब 30,000 रुपीज पर मंथ उनको SIP के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना होगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस दौरान काफी चैलेंजेस आएंगे उनके सामने, मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना प्रोसेस इनको इनरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन वो कंटिन्यू करना है। इसमें 4 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक मल्टी कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एक मिड कैप फंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक फ्लेक्सी कैप फंड PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, और एक लार्ज एंड मिड कैप में ICICI प्रूव लार्ज एंड मिड कैप। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन है, जो मिड कैप फंड है और जो मल्टी कैप फंड है, दोनों में 8-8 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए और बाकी दोनों में 7,000 ईच अगर आप इन्वेस्ट करें, तो जिस तरीके का पोर्टफोलियो जो बैलेंस होना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट में, वो आपको मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज जैसा मैंने कहा, याद रखिए कि आपकी कमिटमेंट जो है 20 साल तक वो इक्विटी से है, फंड से नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़े आगे चल के एनालाइज करने के बाद फंड चेंज करना, तो बिल्कुल मत हेजिटेट कीजिए, कमिटेड रहिए एसेट क्लास से, ना कि फंड से। बट बहुत जल्दी में फंड को चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में फिर वो आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक नहीं। ठीक है, तो आपको 30,000 के आसपास की SIP करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। जो फंड्स के सजेस्ट किए हेमंत जी ने, अगर आपने वो नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए।
ज्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 फंड चुने, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप। तो यहाँ पर आपको फंड हाउस और फंड डाइवर्सिफिकेशन दोनों मिल रहा है। इन 4 फंड्स में आप 8,000, 7,000 आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल लेंगे। हेमंत जी बने हुए हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और अब कुछ सवाल ले लेते हैं ईमेल के थ्रू। एक सवाल हमें उपेंद्र सत्कार ने भेजा है। उम्र इनकी 31 साल है। एग्जिस्टिंग एसआईपी इनकी 10,000 की है और इनका 28 साल में 6 करोड़ का टारगेट है। फंड्स की डिटेल्स में मेंशन कर दूं, आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप है 2,000 पर मंथ, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,000 पर मंथ डाल रहे हैं, एक्सेस स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ और क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 पर मंथ। तो इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको हेमंत जी, और साथ ही इनके गोल पर आपकी सलाह? दीपाली, देखिए इनका जो टारगेट है वो करीब 6 करोड़ का टारगेट है इनके पास, और इन्होंने कहा कि करीब 28 साल का समय है इनके पास। अभी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो उसको कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब इनका 3 करोड़ 10 लाख का कॉर्पस बनेगा, क्योंकि इनका टारगेट कहीं ज्यादा है। तो इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, करीब करीब 12,000 एडिशनल एसआईपी इनको करनी होगी। और वो कंटिन्यू करते हैं 28 साल तक, तब वो अपने टारगेट को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। तो ये तो हो गया, इस तरीके से अपना टारगेट पूरा करेंगे। अब अगर हम बात करें फंड्स की, तो देखिए 10,000 में से 50% एक्सपोजर जो इनका वो स्मॉल कैप में, मुझे लगता है वो काफी एग्रेसिव है। हालांकि स्मॉल कैप का पोटेंशियल बाकी सेगमेंट से ज्यादा होता है, बट हम ये भी जानते हैं कि उसमें काफी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 50% एक्सपोजर स्मॉल कैप में अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि वो स्मॉल कैप में सिर्फ 2,000 का एक्सपोजर रखें। एक गैप है इनके पोर्टफोलियो में, इनके पास एक मिड कैप फंड नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहां पे जैसे हमने बात की कोटक इमर्जिंग फंड की लें या मोतीलाल का मिड कैप लें, उसमें अगर वो इन्वेस्ट करें तो जो सही बैलेंस हो पोर्टफोलियो में वो भी आएगा। और जैसे मैंने इनको बताया, इनको अपनी एसआईपी को 12,000 से बढ़ाना होगा, और जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना लंबा समय इनको मिलेगा, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फायदे से ये अपने टारगेट को पूरा कर सके। ओके, चलिए एक और ईमेल के थ्रू सवाल ले लेते हैं। बालकृष्ण राव ने भेजा है विशाखापट्टनम से। एग्जिस्टिंग इनका इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपए की एसआईपी, 5 साल तक और निवेश कर सकते हैं। मौजूदा एसआईपी पर कितना रिटर्न ये एक्सपेक्ट करें 5 साल बाद? पोर्टफोलियो की डिटेल्स क्विकली बता दें। आदित्य बिरला सन लाइफ, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड, एक्सेस फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। तो यानी टोटल इनके पास 8 फंड्स हैं और 7,500 रुपए एक फंड में डाल रहे हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर और कितना रिटर्न इनको मिल सकता है? आई थिंक जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, ब्रॉडली 2 चीजें अच्छी हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि फंड ठीक है, उसमें 1-2 चेंजेस हैं, मैं बताऊंगा किस तरह के चेंजेस इनको करने चाहिए। बट एक अच्छी चीज मैंने देखी इनके पोर्टफोलियो में कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी 5,000 रुपए से, और बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बढ़ाया 7,500 किया है। आई थिंक ये बिल्कुल सही तरीका है। काफी बार हम क्या करते हैं, एसआईपी शुरू करते हैं फिर अमाउंट बढ़ाते नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी इनकम बढ़ती है लेकिन हम उसको बढ़ाते नहीं। तो आई थिंक जब आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं या एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते हैं तो आपको एक बड़ा कॉर्पस मिलता है, जो एक काफी अच्छी चीज है। मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। इनके पोर्टफोलियो में 2 चेंजेस मैं चाहूंगा करें। जैसे इन्होंने भी कहा है कि उनको डाउट है कि वो जो एबीएसएल का जो एमएनसी फंड है वो शायद इतना अच्छा नहीं कर रहा। मैं कहूंगा उनकी असेसमेंट बिल्कुल सही है, इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो इसकी जगह में एक फंड जो मैंने ऑलरेडी बात की थी, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, वो अगर ले लें तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। दूसरा, इनके पास एक आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड है। हालांकि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म में, पर मुझे लगता है आज के मौजूदा जिस तरह की मार्केट है उसमें अगर ये उसी फंड का आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में अगर वो कन्वर्ट करें, स्विच करें, तो मुझे लगता है वो उनके लिए बेहतर होगा। इन्होंने एक सवाल और कहा था कि कंपाउंडिंग में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। इनको कंपाउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इक्विटी से इक्विटी में ही जा रहे हैं और आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बदलाव कीजिए ताकि आप बेहतर फंड में जाए, और कंपाउंडिंग का कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इक्विटी में ही बने रहेंगे अपने टाइम होराइजन तक। ओके,
चलिए, तो ये आपको आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है हेमंत जी की ओर से। बदलाव आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और अपने व्यूज सभी सवालों पर देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाते वक्त आप देख सकते हैं वो फंड्स जो हेमंत जी ने पिक किए हैं उन सभी व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बिगनर्स के लिए कुछ फंड चॉइसेस हेमंत जी की ओर से आपकी स्क्रीन पर हैं। इन पिक्स के साथ आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।